एपिसोड 13 डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नाम पात जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने। और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर लाइक करना ना भूले। धन्यवाद। छोड़ो मुझे, दो छोड़ो। कौन हो तुम मुझे इस तरह? कृष्णा वह अजनबी पर चिल्लाने लगी जिसने उसे बाहों में मृगतृष्णा अपनी ओर खींच लिया था। मैडम, 2 कदम भी आगे जाती हूँ तो सीधे खाने में जाती हूँ। आप देखिए नहीं आगे कितना खतरा है। वह अजनबी की बातें कृष्ण से कही गईं। हकीकत आज चलकदमी करते हुए वह थोड़ा और आगे बढ़ गई थी। पाइन लेने के लिए कदम बढ़ाते हुए कृष्णा जान ही नहीं पाई कि वह बिल्कुल किनारे पर खड़ी थी, जहां से नीचे गहरी खाई थी। वहां फ्लान था जिसे ढलती शाम की खाकी में उसने नहीं देखा था। वह फली तो सीधे पहाड़ की गहराइयों में उतर गई। शुक्र ने उस अजनबी को उस बाहों में खींच लिया। ये देखा कि वह इतना अधिक डर गया कि इस ठंड में भी उसके पटाखों पर ड्रमों की छड़ें गिरीं। उस अजनबी ने कहा, अगर मैं नहीं आता तो देख रही हूँ कि क्या हो रहा है। कृष्णा को समझ नहीं आया कि उस अजनबी को वह क्या उत्तर दे। अजनबी ने जब निकोलाई को प्रशिक्षित किया तो उसका शॉल सरकार नीचे गिर गया था। उस अजनबी ने जज़ैका को शॉल किया और उसे फैलाकर कृष्णा के आर्किटेक्चर पर एलैबलेट हुए बोला, चलो। लेकिन कहाँ? कृष्णा अभी भी उसे देखने जा रही थी। अरे, पाइन व्यू। और कहाँ? हंसते हुए उसने कहा तो कृष्ण चौंक गए। इस रेस्तरां का नाम था जहां कृष्ण रहते थे। आप मुझे जानते हैं? कृष्णा ने हर्यात में स्तोत्रों से पूछा तो उस अजनबी चेहरे की मुस्कान गहरी हो गई। जी हाँ, जानने वाले भी हैं और पहचानने वाले भी हैं। आप कृष्णा जी हैं। साथ रहे उस अजनबी ने उत्तर दिया। और आपका परिचय? आप मुझे कैसे जानते हैं? क्या आपको भी नवाचार ने भेजा है? या फिर आप कृष्णा को बताएं कि एक लहर ने घेर लिया है। कृष्णा के सामने यह विषम परिस्थिति थी कि जिस व्यक्ति ने आज अपनी जान बचाई उस पर भी शक करना पड़ रहा था। वह जानना चाहता था कि आखिर वह वहां कैसे आया, वह कृष्णा का पीछा क्यों कर रहा था। और उन्होंने सबसे अहम सवाल किया कि कृष्णा को कैसे पता था। ठंड अब बोल जा रही है कृष्णा जी। शाम के समय थोड़ा ध्यान रखें। कोई भी समनुदेशन अवश्य देखें। कृष्णा के होठों को इग्नोर कर उसने अपनी जैकेट उतारकर कृष्णा को पहनाते हुए कहा। कुल ठंड बड़ी थी और कृष्णा ठंड से लगभग ठिठुरने लगी थी। पहाड़ों में अगर बारिश हो जाए तो ठंड अचानक बढ़ जाती है कृष्णा जी, अजनबी ने आगे कहा। जी? वह अजनबी 3 अपनेपन से बातें कर रही थी कि उसके व्यवहार से कृष्णा बार चौंक उठती थी। तब तक चले वे पाइन रेस्तरां तक पहुंच गए। बिशन सिंह और चंद्र डरे हुए थे बाहर ही। शायद वे दोनों भी कृष्णा को ही ढूंढ रहे थे। गुड इवनिंग सर। हम लोग मैडम को ही ढूंढ रहे थे, बिशन सिंह ने कहा तो कृष्ण ने चौंककर उस अजनबी की ओर देखा। रेस्तरां की नियॉन लाइट्स में उसने पहली बार उसका ध्यान देखा। वह एक 6 फुट के एथलीट की सी कदकाठी का बहुत ही स्मार्ट छात्र था। उम्र लगभग 28 साल की होगी। चेहरा इतना सुंदर कि कृष्ण की नज़र ही नहीं हट रही थी। वह अजनबी कृष्णा को अपनी ओर ऐसे अपलक देखते हुए मुस्कुराया तो कृष्णा जंप करने उसे वापस लाने के लिए जैकेट डाल दी। रहने जाओ, बल्कि तुम रुक जाओगे, तुम्हें जरूरत नहीं है, उसने हाथ के संस्थापक से कृष्णा को अलग कहा। चंदर, मैंने तुम लोगों से साफ साफ कहा था कि मैडम तुम दूर मत जाओ।
वह चंद्र और बिशन सिंह को डांट रहे थे। वे दोनों सिर झुकाकर सुन रहे थे। तभी एक जरूरी फोन आया और वह अपना सामान हाथ में लेकर एक तरफ चला गया। कृष्णा ने चंद्र से उस अजनबी के बारे में पूछा तो चंद्र ने कहा, अरे दीदी, यही तो विक्रम सर हैं। विक्रम चौहान। बहुत बड़ी बड़ी कीमतें हैं ये, और ऐसे कई होटल और रेस्तरां हैं। मैं दोस्ती की बात तो कर रहा था आपसे, चंद्र ने फुसफुसाते हुए बताया। ओह, और मैं इतनी देर से परेशान था कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और मेरा पीछा क्यों कर रहा है। कृष्णा की याद में एक बार उसने फिर से पूरी घटनाएं बताईं कि कैसे विक्रम ने अपनी जान बचाई और अपनी जैकेट के साथ अपनी दुकान भी रखी। विक्रम अभिनव का मित्र था और मूल रूप से स्मारक का ही रहने वाला था। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के गंभीर राजदार भी थे। दोनों ने एक साथ एक ही क्लासिकल स्टडीज और इनोवेशन की शुरुआत की। लेकिन फैमिली बिजनेस का विक्रम खत्म नहीं हुआ, बल्कि सेट हो गया। यही कारण था कि जब कृष्ण को बाहर कहीं छिपाकर रखने की जरूरत पड़ी तो अभिनव को विक्रम से बेहतर कोई नाम याद नहीं आया। उसने विक्रम से यहाँ तक कि कृष्ण को भी यहाँ भेज दिया। इतने तक तो नवोन्मेषी भी जानते थे और आज कृष्णा ने भी जान ले ली। लेकिन एक और बात ये थी कि जो नवोन्मेषी नहीं था, और वो ये था कि जिस दिन कृष्णा ट्रेन से उतरकर कैब में बैठ रही थी, वहीं विक्रम में कुछ दूरी पर अपनी गाड़ी लेकर खड़ी थी। वहीं पहली नज़र में ही कृष्णा ने अपने दिल पर कब्जा कर लिया था। वह लाख कोशिश की पर आपके मन को समझ नहीं आ रहा था। कृष्ण की पवित्र प्रकृति, उनकी सादगी और उनकी भलाई को इन 3 दिनों में अच्छी तरह से जान लिया गया, क्योंकि खतरा बहुत बड़ा था। तो हर चुभन कृष्णा की नज़रें दूर हो गई थीं, लेकिन सच तो ये है कि उनका मन ही नहीं भर रहा था कि कृष्णा की नज़रें दूर हो गई थीं। बहुत ज़्यादा सगाई हो गई जब उसने 3 दिन से होटल के आसपास एक दुकान बनाई थी जिसमें बिशन सिंह और चंद्रा को भी चॉकलेट में डाल दिया गया था। यही वजह थी कि जब बिशन सिंह ने कृष्णा से बदतमीजी करनी चाही तो उसने अपनी क्लास लेकर अपना क्लासरूम लगा दिया था। आज शाम जब भी कृष्णा ने बात की तो वह भी पीछे हट गया। कोहरे के कारण कृष्ण ने उसे नहीं देखा, क्योंकि उससे कुछ फुट की दूरी पर ही दृश्यता थी। जब वह रुककर वहां खड़ी हुई तो उसे वे पाइन्स हिल स्टॉक्स मिले जो नीचे थोड़ी सी ढलान भरी जमीन पर पड़े थे। कृष्णा को आगे चलकर विक्रम से नहीं मिला और उसने उसे बचा लिया। तारांकन यहाँ श्रीमान के घर पर परिस्थितियां बहुत विकट थीं। वे लोग पूरी तरह से पुलिस के जाल में फंसे हुए थे। श्रीमन ने अभिनव और समीर को तो वहां से भगा दिया था, लेकिन इंस्पेक्टर विकास के हाथ जो गुप्त कमरे से मिले उसे लेकर श्रीमन की नींद हराम हो गई थी। पता नहीं वो साला इंस्पेक्टर क्या करने वाला है, ये भी नहीं कि वह क्या जानता है क्या नहीं। अभिनव को फ़ोन क्यों करूं? नहीं, समीर या अभिनव को कॉल करना खतरे से खाली नहीं। सिमहाटे होते हुए बड़बड़ा रहा था श्रीमान। यहाँ उसका यही हाल हो गया था। खुद ही बड़बड़ाता, फिर टूटे हुए टुकड़ों में कभी कभी वस्तुएं फेंकता, कभी नौकरों पर गुस्सा निकलता तो कभी आपस में बहस करने लगता। उनका वास्तविक विनाश की वजह केवल कृष्णा नहीं बल्कि कुछ और भी था। आज श्रीमान किसी से होटल क्राउन विस्टा में मिलने वाला था। बड़ी मुश्किल से एक उम्मीद की किरण चली थी। होटल में प्रवेश, गाड़ी की चाबी दरबान को थमाई और तेज कदमों से साइड में बनी लिफ्ट में समा गया। उसके हाथों का एक काला ब्रीफकेस था और उसके ऊपर फ्लोरल परकर आवास कक्ष क्रमांक 305 की ओर बढ़ना लगा था, जहां उसका कोई इंतजार नहीं कर रहा था।